अभ्यास से हम अपने हर कार्य सुगम बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में अभ्यास को मुख्य अंग बनाएं। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनको जो मिले सम्मान, उनकी भाषा किस प्रकार की थी और उनके साहित्य की विशेषताएं कौन कौन सी थी। सबसे पहले वाला पॉइंट हमारा रहेगा राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय। बेनीपुरी जी का जन्म 1902 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेनीपुरी नामक गांव में हुआ था। अपने गांव बेनीपुर के ऊपर उन्होंने अपना उपनाम बेनीपुरी रखा था। इनके पिताजी फूलचंदर एक साधारण किसान थे। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। इसके कारण उनका जो पालन पोषण था, उनको जो पाल पोस कर बड़ा किया था, वो राम वृक्ष बेनीपुरी की मौसी जी ने किया था। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो बेनीपुरी में हुई थी और बाद में जो आगे की पढ़ाई थी वो अपने ननिहाल में की थी। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने से पूर्व ही सन 1920 ईस्वी में उन्होंने अध्ययन छोड़ दिया कि 10वीं की परीक्षा देने से पहले ही 1920 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी बीच में ही। क्यों? गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। राम वृक्ष बेनीपुरी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और वो गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित थे और उन्होंने देश आजाद करने के लिए मुख्य भूमिका निभाई थी। कई आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अपनी रचनाओं द्वारा लोगों को जागरूक करवाने का काम किया। संपादक के रूप में लोगों तक अंग्रेजों के जो अत्याचार थे और किस प्रकार आजादी को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया। इसलिए वो कई बार इस काम के लिए जेल भी गई। आगे सब अध्याय होता है खुद पढ़ाई करना के बल पर ही उन्होंने हिंदी साहित्य की विशारद परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी जब 16 वर्ष की उम्र थी तो शादी हो गई थी, लेकिन उनकी पत्नी बहुत ही गुणी थी, सुशील थी। उन्होंने राम वृक्ष बेनीपुरी के हर कदम पर साथ दिया, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो राष्ट्रीय सेवा हो, चाहे उनका लेखन कार्य हो। इसलिए उन्होंने जो बाकी की पढ़ाई थी वो भी घर पर की और अपनी साहित्य साधना भी पूर्ण रूप से की और देश सेवा का काम भी किया। इसमें अहम भूमिका थी वो उनकी पत्नी राजरानी की थी। ये राष्ट्र सेवा के साथ साथ साहित्य की भी साधना करते रहे। देश सेवा के साथ साथ साहित्य लेखन ये कर रहे थे। साहित्य की ओर इनकी रुचि रामचरितमानस के अध्ययन से जागृत हुई कि जो साहित्य का काम इन्होंने किया था वो किससे प्रभावित हुए थे। ये उन्होंने बचपन में जो रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य है उसका अध्ययन किया। उसके अध्ययन के बाद उन्होंने भारतीय संस्कृति को पहचाना, क्योंकि रामचरितमानस के अंदर हमारी भारतीय संस्कृति है। एक महापुरुष राम के द्वारा हर व्यक्ति के गुण उसमें विकसित हो सकते हैं और उन रामचरितमानस से प्रभावित होकर ही उन्होंने साहित्य की ओर कदम रखा। दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे उनकी कृतियां यानी कि रचनाएं।
सबसे पहले रेखा चित्र उन्होंने कौन से लिखे थे? माटी की मूर्तें और लाल तारा। संस्मरण कौन से लिखे थे? जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर। कहानी चीता के फूल। उपन्यास, बहुत ही प्रचलित उपन्यास उनका था पतितों के देश में। यात्रा वृत्तांत थे उनके पैरों में पंख बांधकर उड़ते चले। नाटक उनके आम्रपाली, सीता की माँ और राम राज्य। निबंध हैं उनके गेहूं और गुलाब, बंदे वाणी विनायको मसाल। जीवनी क्या होती है? महापुरुषों के जीवन की कथाएं उन्होंने लिखी थी। एक तो महाराणा प्रताप के ऊपर, एक जयप्रकाश नारायण, एक कार्ल मार्क्स पर। कार्ल मार्क्स जो जर्मनी के साम्यवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। आलोचना ग्रंथ उन्होंने कौन से लिखे थे? विद्यापति पदावली के ऊपर। एक बिहारी सतसई की सुबोध टीका पर भी उन्होंने अपनी आलोचना की थी। संपादन का काम किया था उन्होंने तरुण भारती, करमवीर, बालक, किसान, मित्र, केदी, योगी, नई धारा, चुन्नू मुन्नू, जनता और हिमालय, जो ये पत्र पत्रिकाएं थी, इनके अंदर उन्होंने संपादक का काम किया था। तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा सम्मान का, पुरस्कार का, कि उनको कौन कौन से पुरस्कारों से नवाजा गया। वर्ष 1999 में भारतीय डाक सेवा द्वारा राम वृक्ष बेनीपुरी के सम्मान में भारत का भाषाई सौहार्द होता है हार्दिक रूप से सहयोग देना, मनाने हेतु भारतीय संघ के हिंदी को राष्ट्रभाषा अपनाने की अर्धशती आदि शताब्दी में डाक टिकटों को एक संग्रह जारी किया कि जो भारतीय डाक सेवा है उन्होंने 1999 में राम वृक्ष बेनीपुरी के सम्मान में डाक टिकटों का एक संग्रह जारी किया था। और बिहार सरकार ने क्या किया था? वार्षिक अखिल भारतीय राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार घोषित किया। वार्षिक अखिल भारतीय राम वृक्ष बेनीपुरी एक पुरस्कार है जो हर वर्ष अब बिहार के जो साहित्यकार हैं उनको दिया जाता है। उनका निधन 7 सितंबर 1968 को मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। उनकी जो भाषा की विशेषताएं हैं, चौथा पॉइंट रहेगा हमारा ये, बेनीपुरी जी की भाषा सरल, व्यवहारिक होती है। जो हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं जो भाषा, वही भाषा उन्होंने अपने लेखन के अंदर प्रयोग की है। उनके द्वारा प्रयुक्त खड़ी बोली में सरलता, सुबोधता, सजीवता विद्यमान है। राम वृक्ष बेनीपुरी अपने लेखन कार्य से लोगों को जागृत करना चाहते थे, हर बुराइयों के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ। तो वो सरल भाषा में साधारण लोगों को समझाना चाहते थे। सुबोधता होती है जिसको पढ़कर ज्ञान अच्छे से समझ में आ जाए, जो कुछ उद्देश्य होता है वो जल्दी सी ग्रहण हो पाए। सजीवता, ऐसी रचनाएं होती है कि पाठकों को पढ़ते ही उन घटनाओं को, उन लोगों को, जो उनके पात्र होते हैं, उन रचनाओं में जो घटनाएं होती है, तो पाठकों को ये लगे कि ये बातें हमने देखी है या ये हमारे निजी जीवन में हो चुकी हैं। इतना करीब पाठकों को ला करके रख दिया जाता है कि जैसे सामने मंच है और उसके ऊपर ये घटनाएं प्रस्तुत हो रही है। वही रचनाएं सजीव रचनाएं होती है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं में सजीवता है। उनकी भाषा में भावनाकुल शब्द
चयन है। बेनीपुरी जी की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव, देशज तथा अंग्रेजी व उर्दू के शब्दों का प्रयोग है। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द जो ज्यों के त्यों हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तद्भव शब्द यानी कि संस्कृत के शब्द और कुछ परिवर्तन के साथ हम हिंदी में उनका प्रयोग करते हैं। देशज शब्द होते हैं आम क्षेत्रीय बोलचाल के। अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया। उनकी भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का भी प्रयोग है, जिससे भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि हुई है। अभिव्यक्त करने में वो सक्षम हुई है लोकोक्तियों और मुहावरों से। बेनीपुरी जी की रचनाओं में लाक्षणिक एवं अलंकारिक भाषा भी उपलब्ध है। लाक्षणिक यानी कि रूपकों और प्रतीकों का प्रयोग वो अपनी रचनाओं में भी करते थे। अलंकारिक अलंकारों का, भाषा को सुंदर रूप प्रदान करने के लिए अलंकारों का भी प्रयोग वो करते थे। यानी कि जो सीधी बात कह रहे हैं उनके लिए या तो पर्यायवाची शब्द या अलंकार या रूपक या प्रतीक देकर अपनी बात कहना लाक्षणिकता और अलंकारिक भाषा होती है। बेनीपुरी जी ने छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हुए भाषा की व्यंजकता को बढ़ाने में भी सफलता पाई है। साहित्य की विशेषताएं, सबसे पहला पॉइंट है स्वाधीनता की चेतना, कि उनका जो लेखन कार्य का काम था सबसे पहला लोगों के अंदर आजादी की अलख जगाने का काम था, क्योंकि एक स्वतंत्रता सेनानी थे वो, और जितनी भी उनकी रचनाएं हैं उनके अंदर आजादी का स्वर गूंजता है। दूसरा पॉइंट है उनका भारतीय संस्कृति के दर्शन। जितनी भी उनकी रचनाएं हैं उनके अंदर भारतीय संस्कृति के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति के पुजारी थे। रामचरितमानस से तो वो प्रभावित हुए थे, और रामचरितमानस हमारा भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं उच्च कल्पना, अच्छी सोच थी उनकी। उनके सपने सर्वोच्च देश के थे कि एक अच्छे देश का निर्माण हो, अच्छे नागरिक हो, अच्छा प्रशासन हो, देश की प्रगति हो, चाहे विचारों से, चाहे आर्थिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, हर प्रकार से जो देश है वो सबसे आगे हो। उनकी जो सोच थी, कल्पना थी, उनकी विचारधारा थी, बड़ी उच्च कोटि की थी। चौथा पॉइंट है हम लिख सकते हैं समानता का भाव, कि वे जाति भेद, अमीर गरीब का भेद मिटाकर मानवता धर्म को बड़ा मानते थे, कि अगर व्यक्ति अमीर है या गरीब है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ना ही वो जातिवाद को मानते थे, ना ही कि औरत पुरुष की औरत ये काम नहीं कर सकती, पुरुष ये काम नहीं कर सकता। उनकी रचनाओं में हम बखूबी देख सकते हैं कि मानवता का चित्रण उन्होंने किया है। आशा है कि आपको जो रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय है वो अच्छे से समझ में